नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कहते हैं रोटी और सत्ता ये बदलते रहना चाहिए, नहीं तो पहला जलता है दूसरा जलाता है। राजनीति शास्त्र के थिंकर चिंतक अधिकांश इस मत पर हैं कि प्रजातंत्र में जो 4 साल 5 साल की अवधि होती है जिस पर इलेक्शंस होते हैं, उसके बड़े माकूल कारण है, उसका एक सॉलिड उसके जस्टिफिकेशंस हैं कि जनता को 5 साल पर यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो उसको बदल दे। आमतौर पर यह समझ है ब्रॉडली पूरी दुनिया में कि किसी व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक समझ, कोई विजन डॉक्यूमेंट हो, कोई रोड मैप हो, तो उसको 4 साल 5 साल में वो एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद अगला 5 साल अगर आप उसको देते हैं तो वो पैच वर्क करेगा, उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेगा, कुछ एडिशन डिलीशन करेगा। लेकिन अगर उसके बाद और आप देते हैं तो उसमें जड़ता आ जाती है और फिर वो डिस्पॉट होने लगता है, तानाशाह होने लगता है। इसलिए आप देखेंगे अधिकांश मुल्कों में, खास करके जो डेवलप्ड मुल्क है जहां डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर्ड हो गया है, वहां पर 2 साल से 2 टर्म से ज्यादा संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है। जैसे यूएस में एक प्रेसिडेंट थे, वो जब तीसरी बार चुने जाने लगे तो वहां पर एक व्यवस्था की गई कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जाए। रशिया में भी ये था, यूएसएसआर में जब सोशलिस्ट था तो उसका दूसरा था, लेकिन जब वो रशिया बना तो वहां पर व्यवस्था थी। लेकिन पुतिन जब आए तो पहले राष्ट्रपति बने, 2 टर्म हो गया, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने संविधान में परिवर्तन कर दिया। दिमित्री मेदवेदेव जब थे प्रधानमंत्री, तो अब वो देखिए कि अब डिस्पॉट हो गए। आइए बिहार पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर जब सत्ता में कोई व्यक्ति आया तो शुरू के 5 साल में वो शानदार काम किया, बाद में वो धीरे धीरे उसका जो तेज है वो ब्लंट होता गया, उसका जो शार्पनेस है वो ब्लंट होता गया और धीरे धीरे वो डिस्पॉट होता गया, ये इनएक्टिव होता गया। मैं बात आज़ादी के पहले से नहीं शुरू करूँगा, ये तो श्री बाबू 37-39 में भी रहे, लेकिन जब वो 50 में जब संविधान बना मैं वहां से करता हूँ, चूंकि उसके पहले तो अधिकार था नहीं। तो जब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने और 61 तक वो 31 जनवरी 61 को उनकी मृत्यु हो गई, तो उस दशक मैंने लगभग 10 साल वो रहे नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने वाले आदमी। देखिए उन्होंने कितने शानदार काम किए। मैं उनकी 5 उपलब्धियां बता देता हूँ और ये सब के साथ होता है कि कैसे इसके खत्म होने के बाद, माने अगर आप 2 टर्म से ज्यादा अगर आपने दे दिया तो फिर इसका क्या दुष्परिणाम हो। डॉक्टर श्री कृष्ण के समय में जमींदारी उन्मूलन के बड़े शानदार कानून बने, दुनिया भर में इसकी नजीर दी जाती है। माना जाता है कि इस देश में अन्य राज्यों ने भी इसका अनुकरण किया। श्री बाबू 11 साल 5 महीने का पूरा मैंने संविधान बनने के बाद उनका शासन व्यवस्था हुआ, 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1901। दूसरा, उन्होंने औद्योगिकरण, आप याद कीजिए, सिंदरी का फर्टिलाइजर, सिंदरी जो अभी धनबाद में पड़, बरौनी रिफाइनरी जो बाद में फिर उसको अभी रिवैम्प किया गया है, जमशेदपुर वगैरह में भी बहुत सारा काम हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने बहुत सारे काम किए। उसी पीरियड में बिहार झारखंड जब एक था तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। शिक्षण संस्थाओं में आप सोच के देखिए, नेतरहाट, कुल, पटना विश्वविद्यालय सहित अन्य चीजों में बहुत विस्तार हुआ, बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बने। पहली बार समाज के अपेक्षित वर्ग के लिए स्कीम्स कंसीव किए गए और उस चीजों में काम हुआ। इनफैक्ट सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी 2 ही मानी जाती है, पहला लैंड रिफॉर्म्स जो अग्रणी था और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसी दौर में बिहार में बरौनी से लेके बेगूसराय के अन्य हिस्सों से लेकर के धनबाद से लेकर के और बाकी जगहों पर सारी चीज। उसके बाद बीच में बहुत अस्थिरता रही, दूसरे कांग्रेस के लोग आते हैं। हालांकि बीच में थोड़ा देर के लिए महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे, लेकिन वो मात्र 330 दिनों के लिए बने, 15 मार्च 67 से 68 जनता क्रांति दल के लिए। तो हालांकि उस पीरियड में भी, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, उन्होंने भी कुछ काम किए थे। बाद में सतीश प्रसाद सिंह शोषित दल से मात्र 5 दिन के लिए बने, 28 फरवरी 1 फरवरी 68 में। तो ये मैं इसको हटा रहा हूँ। बिंदेश्वरी मंडल भी 51 दिन के लिए बने। तो ये सब बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो सका। मैं सीधे आप आ जाता हूँ कर्पूरी ठाकुर। दूसरा जो बहुत बड़ा सत्ता का परिवर्तन हुआ वो कर्पूरी ठाकुर। इनके 2 टर्म रहे, एक 22 दिसंबर 70 से 2 जून 71 तक और दूसरा 24 जून 77 से 21 अप्रैल 79। ये इनके 2 कार्यकाल रहे और कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी से बने और उसके बाद फिर अब उनके बारे में, उनके पॉलिटिकल चीज के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए उन्होंने जब आए तो 5 साल से कम ही समय उनको मिला, लेकिन देखिए कैसे विजन था, तो कितना बड़ा चेंज लाया। सबसे पहले आर्थिक अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई फर्स्ट टाइम। वही उसी को फिर बाद में नीतीश कुमार, उसको कर्पूरी फार्मूला भी बोलते हैं। इनफैक्ट मंडल कमीशन के पहले ही आप यूं समझे कि पूरे देश में मंडल कमीशन के पहले किसी एक राज्य ने अगर कोई रिजर्वेशन अति पिछड़ा को देने की व्यवस्था की थी तो यहाँ किया गया था। शराबबंदी का भी काम किया था, हिंदी की प्राथमिकता दी और फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति वगैरह की
व्यवस्था होनी। एक पैराडाइमल शिफ्ट हुआ था बिहार के पॉलिटिक्स में कि जहां एक अति पिछड़े का बेटा और बहुत ईमानदार व्यक्ति, जब वो उनकी मृत्यु हुई इस वक्त थोड़ा थोड़ा हमको होश भी है। जब मैं सर्विस में था तो सचिवालय के गलियारों में चर्चा चलती थी, उनकी बेटी की शादी थी तो वो गाड़ी छोड़ दिया सरकारी और प्राइवेट गाड़ी से गए। उस वक्त विधानसभा में, जिसको आजकल गुलाब जामुन बोलता, उसको पंतुआ बोलता था, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उनके साथ बड़ी करीबी से रहे, उनसे भी कई बार मेरी औपचारिक अनौपचारिक चर्चा होती थी, या फिर और बहुत सारे लोग उनके साथ काम। एक अदद ढंग का घर नहीं था उनके पास, जीवन भर एक 1.5 रुपए के कलम से वो दस्तखत कर, तो उन्होंने बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। अब देखिए उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और लगातार कांग्रेसी शासन में रहे, सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्थिति एकदम बड़े स्टेबलाइज कर गया, लगा कुछ नहीं, बीच में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग बने, कांग्रेस लगातार बनी रही, कोई परिवर्तन नहीं, कोई नयापन नहीं, उसी को लोग झेलते रहा, आगे बढ़ते रहा। और मैं टू कट द स्टोरी शॉर्ट मैं उसको खत्म करता हूँ। हरिहर सिंह आए, भोला पासवान शास्त्री वगैरह सभी कांग्रेस के ही थे, बीच में राष्ट्रपति शासन लगा, तो केदार पांडे, अब्दुल गफूर वगैरह आते आते पूरा जो है वो एकदम, इसको बोलते हैं ना, ये शासन व्यवस्था पूरा इनर्शिया में आ गया। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, ये सब लोग आए, भागवत झा, ये उस वक्त, ये वो दौर बता रहे हैं जब मुख्यमंत्री को कहता था कि दिल्ली में अगर छींक लगती थी कांग्रेस नेतृत्व को, यहाँ सरकारें बदल। उसके बाद दौर आया और लालू यादव सरकार में आए। 4 अप्रैल 1995 इन्होंने सत्ता संभाला। अब फिर देखिए कैसे जब रोटी और शासन बदला, तो लालू प्रसाद शुरू के 5 साल में बहुत शानदार सब काम। एक शानदार काम तो मैं उनका बता सकता हूँ। पहला शानदार काम तो उन्होंने ये किया कि पहली बार, यद्यपि अति पिछड़ा समाज में होने के कारण कर्पूरी ठाकुर को बहुत बड़ा श्रेय जाता है पिछड़ों की राजनीति का, और में जो एक कुछ खास वर्ग का वर्चस्व बना हुआ था, नाम के कुछ लोग बन भी जाते थे मुख्यमंत्री, तो कहने का था वो कि किसी पर्टिकुलर जात का बनाया जाता था, लेकिन कांग्रेस के शासन में मोटे तौर पर अगड़ी जाति का ही प्रभाव रहा। अगर आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट की लिस्ट भी देखें तो उसमें आप पाएंगे 1-2 अपवाद को छोड़ करके सामान्य तौर पर अगड़ी जाति के ही लोग रहते थे, और वो लोग स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में भाग भी लिए थे। महाराज जब लालू जी आए तो सबसे पहला उन्होंने गरीबों को, पिछड़ों और दलितों को न सिर्फ आवाज दिया, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में सम्मान का एक भाव जगा। और आज यह बात उनके विरोधी भी स्वीकार, मैं शुरू के 5 साल की बात बता रहा हूँ, कैसे भी वो जब कंटिन्यू कर गए तो फिर कैसे एब्रेशन आया, मैं वो बता रहा हूँ कि किसी को अगर लगातार बैठा रहिएगा तो उसमें गड़बड़ी होनी तय। तो ये सामाजिक न्याय का एजेंडा पूरे देश में प्रख्यात हुआ, और आज की तारीख में लालू यादव को सामाजिक न्याय का एक पुरोधा के रूप में उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने आवाज दी, और इन कुछ चीज को तो हम लोगों ने फील भी किया उस दौर में। दूसरी चीज, आपको याद होगा कि बिहार में जो कम्युनल राइट्स होते थे तो उसके लिए उन्होंने एक स्टेप लिया और उसकी बड़ी सराहना हुई, और कदाचित इसीलिए आज की तारीख में भी मुस्लिम का जो उनके प्रति समर्थन या उनके पार्टी के प्रति समर्थन है वो मोटे तौर पर इंटैक्ट है। एमवाई का समीकरण जिसको आप, मुझको याद है मैं उस वक्त नौकरी में आ गया था, तो कम्युनल राइट के होने की स्थिति के लिए उन्होंने कलेक्टर्स और एसपी को ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल बना दिया। एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, और वहीं से जो लोग प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो उनसे सहमत होंगे। एक ज्वाइंट ऑर्डर निकालने का कॉन्सेप्ट हुआ। अभी भी देखिएगा कि जिलों में जो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिप्टेशन होता है, हालांकि अब तो उसका परवर्सन हो गया, उसका कोई सेंस नहीं रहा, तो अभी भी कलेक्टर और एसपी ज्वाइंट हस्ताक्षर से निकालते हैं। अब तो ये परंपरा ऐसी हो गई कि एसडीओ और डीएसपी भी निकालने लगा, हालांकि उसका कोई सेंस नहीं है। दे शुड नॉट डू दिस। तो ये ज्वाइंट कंसेप्ट दिया और कहा कि किसी जिले में अगर कोई कम्युनल राइट की घटना होती है तो उस जिले का कलेक्टर और एसपी ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल। ये दूसरी चीज। उसके बाद मंडल कमीशन का दौर आया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और पहली बार लगा कि कोई मुख्यमंत्री जनता से सीधे जुड़ पाया। उस दौर में यद्यपि बजट का साइज बहुत छोटा होता था, फ्लैगशिप स्कीम्स नहीं थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक ब्यूरोक्रेसी की हनक थी उसको पहली बार इन्होंने तोड़ दिया। और ब्यूरोक्रेसी स्पेशली आईएएस आईपीएस जो एचेलॉन होता है उसको समझ में आया कि वी हैव टू वर्क अंडर दी पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को एस्टैब्लिश किया। कई लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, हालांकि उसका एक परवर्टेड रूप था। कुछ लोग बोलते हैं खैनी बनवा लेते थे, तो कुछ अतिशयोक्ति भी है उसमें, लेकिन उसका तात्पर्य था कि उन्होंने जनता को ये दिखाया कि वोट आपका है, शासन आपका है, ब्यूरोक्रेसी आपके सर्विंग के लिए। हालांकि बाद में वो बहुत परवर्टेड हो जब वो कंटिन्यू किया। अब फिर आप देखिए वही लालू यादव जब लगातार पशुपालन में फंसे, फिर दूसरा तीसरा टर्म भी उनको मिला, राबड़ी देवी जी थे, लेकिन मुख्य रूप से
शासन तो लालू जी का ही। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद उनके शासन में डिस्पोटिज्म आने लगा। जिस तरह से क्राइम का रेट, नरसंहारों का सिलसिला, गवर्नेंस का कोलैप्स कर जाना, उनके सालों का प्रत्यक्ष रूप से शासन पर कब्जा हो जाना, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्र में छत्रप का बन जाना। मुंगेर इलाके का कोई एक छत्रप है, तो गया का कोई एक छत्रप है, जहानाबाद का कोई एक छत्रप है, मोतिहारी का एक छत्रप है। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स होना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई और गवर्नेंस कोलैप्स होना शुरू हुआ। वो क्यों हुआ? इसलिए कि अगर 90 के बाद 95 या 95 में अगर शासन बदल गया होता तो जो 5 साल में उन्होंने शासन किया था उसको कंसोलिडेट कर, लेकिन जब से शासन बदला नहीं तो कंटिन्यू कर। बहरहाल मैं शॉर्ट कर देता हूँ स्टोरी। उसके बाद आप जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए आए थे, मतलब 3 मार्च से 10 मार्च, इस नवंबर 2005 को नीतीश कुमार की सरकार आई। और जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो शुरू के 5 साल में कितना शानदार काम हुआ, मैं 5 चीज बता देता हूँ। पहला, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में परसेप्टेबल चेंज हुआ। मतलब 2005 तक आते आते स्थिति ऐसी हो गई थी, ये अपराधी, राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और गाड़ियों में राइफल का बैरल बाहर निकाल के चलता था, कहीं कुछ पर मैंने वो सारा चीज आप जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर परसेप्टेबल बहुत खराब लग रहा, किडनैपिंग्स वगैरह, रैंसम, ये सारी चीजें बहुत बड़ी। तो जब नीतीश जी आए तो पहला क्षेत्र था लॉ एंड ऑर्डर, तो उसमें परसेप्टेबल चेंज इसलिए भी दिखाई पड़ा कि जो बेस था बहुत नीचे था, नीचे एकदम खराब हो चुका था, तो जैसे थोड़ा सा भी सुधार हुआ तो दिखने लगा। दूसरा चीज, बिजली में सुधार होना शुरू हुआ है। बाद में गति पकड़ी, लेकिन बिजली में सुधार का कार्यक्रम ये 2005 से शुरू हो, 10 तक आते आते चीजें बहुत बदली। तीसरा, रोड्स, हालांकि उसमें कुछ संजोग भी इनका रहा। रघुवंश साबू ग्रामीण विकास मंत्री थे केंद्र में, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी लालू जी के शासन। बाद में जो 2005 तक रहा, ऐसा अनयूटिलाइज रह गया, उस पैसे को कन्वर्ट कर दिया गया और अचानक जो रोड्स की संख्या बढ़ने लगी, रोड्स का काम होने लगे, तो दिखाई पड़ने लगे जो रोड की स्थिति बहुत खराब हो गई। मुझको याद है कि मैं नालन बिहार शरीफ से मुंगेर जा रहा था, मुंगेर उस दिनों में पोस्टेड, तो शेखपुरा से मुंगेर जाने में मुझको करीब करीब 5 से 6 घंटे लगे। कमर का दर्द में दर्द हो जाता। 2004 वगैरह में मैं मोतिहारी रक्सौल में पोस्टेड था, तो रक्सौल से आते आते पटना हालत खराब हो जाता। तो रोड में सुधार होता, लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट, सेकेंड ऊर्जा यानी बिजली, थर्ड रोड्स एंड फोर्थ गवर्नेंस के मॉडल में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मतलब 2005 तक आते आते गवर्नेंस सचिवालय की ये स्थिति हो गई थी कि सर्कुलर राज हो गया। हर एक काम के लिए एक एडहोकिज्म था, वो चिट्ठी निकाल, बेतरतीब अनुमंडल खुल गए, ब्लॉक खुल गए, जिला खुल गए। कोई नेता आया वो हमको भी बना दीजिए, उधर से आया तो वो सोच के देखिए मुंगेर को, मुंगेर जिला का तहस नहस हो, छोटे छोटे से पूरा वगैरह, शिवहर 40-41 पंचायत का जिला बन गया। तो गवर्नेंस में बहुत सुधार लाया इन्होंने, नए नए रूल्स बनाए। आपको याद होगा उसी पीरियड में सीसीए रूल 2005 या 6 बना। सर्कुलर चल रहा तो 1935 के कानून से बिहार और उड़ीसा, अगर मुझको याद है, बिहार और उड़ीसा अपील अनुशासन और रेगुलेशन नियमावली, उसी से निलंबन और विभागीय कार्यवाही। गवर्नेंस में बहुत काम हुए। फिर फाइनेंशियल रूल में चेंजेज आए, उन्होंने बहुत सारे बजट मैनुअल बदला गया, तो बहुत सारे गवर्नेंस में चेंज आए। चौथी और पांचवी चीज कि जब आए तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया, पुलिस में मॉडर्नाइजेशन, उसके वेपन्स का, उसकी ट्रेनिंग का, भवनों के, सरकारी भवनों के निर्माण में बहुत बड़ा परिवर्तन। ब्लॉक्स वगैरह की ये दुर्गति हो गई थी, जिलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, गाड़ियां कलेक्टर्स के पास नहीं रहा। हम लोगों ने देखा है कि कई एक डीडीसीएस, एसडीओ वगैरह को तो गाड़ी नहीं रहा, बीडीओ सीओ को गाड़ी हो, या मतलब सीओ को तो गाड़ी आप सोच ही नहीं सकते। आप सोच करके देखिए, अंचल अधिकारी, लैंड का, लैंड रिकॉर्ड्स की वही हालत। तो 2005 तक इन्होंने बहुत शानदार, लेकिन फिर यहाँ भूल। 2005 के बाद आप 10 के लिए भी दिए, और 10 से फिर 15 के लिए, अब 15 से 20 के लिए। अभी स्थिति देख लीजिए, जो सुधार हुआ सब स्टेबलाइज करिए। एग्जॉस्ट हो गया। अब इनके पास ना तो कोई विजन है और नहीं कोई उत्साह है, तो रोटी और शासन नहीं बदलने का। आप देख लीजिए, जिस लॉ एंड ऑर्डर में परसेप्टेबल चेंज हुआ था, वो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया। आपने देख लिया। अब इस पे आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो यहीं से रिकॉर्ड फेच करता है। क्राइम जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो दिखता ज्यादा है। पुलिसिंग में जातीयता और करप्शन इस कदर आ गया। आपको बताता हूँ कि मैं सोवियत संघ में एक सीक्रेट पुलिस था, उसके एक हेड थे, उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। यहाँ पुलिस का कानून अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए अलग अलग। आप किसी पर्टिकुलर जाति के लिए हैं तो आपके लिए अलग टाइप का कानून, अगर आप रसूख वाले हैं तो आपके लिए अलग होगा। तो जो लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी था वो इनका चौपट होने लगा। क्यों? क्योंकि सत्ता नहीं बदली। दूसरा,
जिस करप्शन को लेके आए थे कि 3C, करप्शन, कॉमनल और क्राइम, तो ये चौपट हुआ। करप्शन का तो जो आलम है आप देख रहे हैं, करप्शन का कोई थर्मामीटर नहीं अभी तक बना है, लेकिन अगर थर्मामीटर बन जाए तो यहाँ के मिट्टी में अगर डाल दीजिए वो थर्मामीटर, तो संभवतः 100 से पार कर जाएगा, पारा इतना हाई हो जाएगा कि थर्मामीटर फट सकता। तो जिस करप्शन इनका यूएसपी था, वो करप्शन माने सत्यानाश हो चुका जिसको गवर्नेंस जो इनका यूएसपी था, वो गवर्नेंस बिल्कुल बर्बाद हो गया। 4-5 वो आईएएस इनको नचार, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यहाँ कभी रिटायर ही नहीं होंगे। आज देख लीजिए रतन प्रसाद रिटायर कर रहे हैं, उनको 2 से 3 दिन में कहीं मिल जाए। इतने चीफ सेक्रेटरी यहाँ रिटायर किए, आमिर सुबहानी से लेकर अशोक चौधरी तक, अशोक कुमार सिन्हा से लेकर रंजनी सिंह तक, त्रिपुरारी शरण से लेकर के दीपक कुमार तक, ये सब जमे हो। जो गवर्नेंस का मॉडल पूरा फेल कर, लगातार शासन में रहने की वजह से बिल्कुल स्थिरता, इनर्शिया आ गया, और ऐसे ऐसे इन्होंने कानून लाए जिस लैंड रिफॉर्म्स को बिल्कुल पटरी पर ला दिया था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उस जमाने में एक फेमस थिंकर आए थे और उन्होंने बिहार के बारे में कहा था कि बिहार इज द बेस्ट गवर्न स्टेट, और उसका उनका लेख अभी भी रखा हुआ है राष्ट्रीय संस्थानों में। और वो स्थिति आज है कि बिहार इज द वर्स्ट गवर्न स्टेट। अगर कोई इसमें स्टडी करे तो पाएगा कि दिस इज द वर्स्ट गवर्न स्टेट। जो लैंड रिफॉर्म्स 1950 में एक शानदार मानक स्थापित किया था, वो लैंड का क्या हालत हो गया आप देख रहे हैं। सर्वे बर्बाद हो गया, लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर लूट हो गई, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, पब्लिक तबाह, सब लोग परेशान। तो इनका जो यूएसपी था गवर्नेंस का, वो ही समाप्त। पॉलिसी बैंकरप्सी क्या है आप सोच लीजिए। शराबबंदी सब जानता है कि फेल कर गया, शराबबंदी सब जान रहा है कि यहाँ पैरेलल इकोनॉमी है। एवरीबॉडी नोज कि इसके कारण सूखे नशा का मतलब एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क फैल गया है, और ये व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। प्रशांत किशोर ने इस पर नाम ही दिया है कि एक समय था कि पंजाब का नाम उड़ता पंजाब हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार का नाम उड़ता बिहार हो जाए। और उनकी बात में दम है। जिस तरह से सिंथेटिक जो नशा है, वो चाहे आप आयोडेक्स है, चाहे व्हाइटनर है, ये सब बच्चे पी रहे हैं। तो इनकी हठधर्मिता ने शराबबंदी के नाम पर बिहार में दुर्दशा कर। पॉलिसी बैंकरप्सी का ये हाल है कि इन्होंने शिक्षा में जो एक मदन मोहन झा के यूटोपियन कॉन्सेप्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की, पंचायतों और जिला परिषद और नगर निगम, नगर पालिका के माध्यम से उसने पूरे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर। अब तो चोरी कराने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो चोरी कराने वाला है वो खुदे चोरी से पास किया। अभी जिस तरह से प्रोफेसर्स की बहाली हुई है, मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूँ जिसको जिस सब्जेक्ट में उसने थेसिस लिखी है, वो थेसिस का नाम अपने से नहीं लिख पाता। मैं ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे वाइस चांसलर को जानता हूँ जो एक पन्ना स्टूल से हिंदी अंग्रेजी नहीं लिख पाता। तो शिक्षा को आपने बर्बाद कर दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर जो तमाशा आप किए हैं, इसका सामाजिक जो एब्रेशन है वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि रोटी और शासन 5 साल में बदलना चाहिए, और अगर ये नहीं बदल रही है तो ये जनता का दोस्त है, ये वोटिंग पैटर्न का दोस्त। मैं ये आम जनता से आह्वान कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन याद रखिए कि अगर आप 5 साल के बाद जो आपके पास वोट का अधिकार है, उस वोट का अधिकार को आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, रोटी को नहीं बदला और शासन को नहीं बदला, तो फिर आप तैयार रहिए ऐसे लोगों से शासित होने के लिए, ऐसे लोगों के हाथ में शासन सौंपने के लिए कि जो बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा, जो बिल्कुल मठाधीश हो जाएगा, जो बिल्कुल इनसेंसिबल हो जाएगा, और उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ग्राउंड पर समस्या क्या है और हमको करना क्या है, जो अभी हो रहा है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि दुनिया का जो सबसे शाश्वत नियम है वो है परिवर्तन। What is constant in this world is the change। परिवर्तन शाश्वत है और असंभावी है। 2025 में अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव में इस राज्य की जनता, इस राज्य के इलेक्टर्स, इस राज्य के वोटर्स को ये निर्णय लेना पड़ेगा। क्या आप एक ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जो लगातार गतिशील हो, जो डायनेमिक्स हो, जो डेवलपमेंट इंडेक्स पर, जो सोशल पैरामीटर्स पर, शिक्षा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर अच्छे से काम हो, या फिर यथास्थिति बना रहे? फैसला आपको लेना है, क्योंकि वोट आपका। फिलहाल इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।